हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं एक ऐसे ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है दूर के ढोल सुहाने। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। जैसे ही मुझे पता चला कि कंपनी मुझे ऑफिशियल काम से पटना भेज रही है, मेरा तो दिल खुश हो गया। वैसे मेरी नानी पटना की ही थी, लेकिन मैं अपने होश में कभी पटना नहीं गया था। अपने घर में अपने बड़े भाई और बहन की ज़बानी हमेशा पटना के बारे में सुना करता था। पटना में ऐसा है, पटना में वैसा है। तो चलिए देखते हैं पटना कैसा है। पटना जंक्शन से बाहर आया तो ट्रैफिक का अजीब हाल देखा। कोई भी सिग्नल का वेट ही नहीं कर रहा था। मोटर गाड़ियां हो या बाइक सवार, सभी अपनी मर्जी के मालिक नजर आ रहे थे। जिसकी जहां मर्जी हो रही थी वो अपनी गाड़ी घुसा रहा था। अरे 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 भैया, अरे सिग्नल गिरने का तक का तो वेट कीजिए भैया। अरे वो गमछे वाला भैया रस्सी काहे उठा रहे हैं भैया? अरे रुको भाई। बेचारा ट्रैफिक पुलिस लोगों को रोकते रोकते खुद ही रास्ता पार कर जाता, लेकिन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ की पब्लिक को रोकता तो दूसरी तरफ की पब्लिक सिग्नल तोड़ के निकल जाती। पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए सड़क के आगे मोटी रस्सी बंधी हुई थी, लेकिन कोई नियम का पालन करता तब ना। खैर, मैंने एक ऑटो रिक्शा को जल्दी से रोका और बैठ गया। रिक्शा थोड़ी देर ही चली थी कि एक औरत के हाथ दिखाने पर ऑटो वाले ने ऑटो रोक दिया। क्या हुआ भाई, ऑटो क्यों रोक दिए? मैंने हैरानी से पूछा। भैया, तू औरत को बिठा ले, आपका बगल में तो बहुत जगह खाली है। लेकिन मैंने तो रिजर्व किया है ना, मैं तुम्हें पूरे पैसे दे रहा हूं ना। मेरी बात खत्म होने से पहले उसने अपना ऑटो रोक दिया और वो औरत अपने 2 बच्चों के साथ मेरे ऑटो में बैठ गई। बैठते ही उसने कहा, आप अपना सामानवा को गोदी में रखिए ना, हमारा 2 बच्चा कहाँ बैठेगा। मैंने अपना मुंह बनाते हुए अपना सूटकेस को अपने गोद में रख लिया और ऑटो ड्राइवर से कहा, मैं तुम्हें पूरे पैसे नहीं दूंगा। अरे काहे गुस्सा रहे आप? कभी कभी लोगन का भी मदद करना चाहिए। आप तो पढ़ा लिखा आदमी मालूम हो रहे हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा तो क्या होगा, 2 पैसा हमरा भी बन जाएगा। ऑटो ड्राइवर ने गुटखा थूकते हुए कहा। मैंने खामोश रहना ही बेहतर समझा। सामने बैठा बच्चा अपनी चप्पल से बार बार मेरे पैर में ठोकरे मार रहा था और जब मैं उसकी तरफ गुस्से से देखता तो वो हंस देता। लगता था उसे ऐसा करने में बड़ा मजा आ रहा था। मैंने कई बार तो दरगुजर किया, लेकिन फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने गुस्से से उसकी माँ को कहा, अरे मैडम, अपने बच्चे को संभालिए ना, वो बार बार अपने पैर मेरे घुटने में लगा रहा है। ये सुनना था कि उसकी माँ ने अपने बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, अभी 2 लप्पड़ लगाएंगे ना तो तुम्हारा दिमाग होश में आ जाएगा। अपना अब्बा और दूसरा आदमी का घुटना में फर्क नहीं समझ में आ रहा है। माफ कीजिएगा भाई साहब, ई ना अपना पिताजी के साथ ऐसे ही खेल खेलता है। मैंने दिल ही दिल में सोचा, क्या जबरदस्त खेल है भैया। अगर 2-4 घंटे का सफर होता तो मेरा घुटना पक्का सुन कर देता। खैर, होटल पहुंचकर मैंने ड्राइवर से बहस करना मुनासिब नहीं समझा और पूरे पैसे दे दिए। दूसरे दिन मैं ऑफिस पहुंचा। सुबह से काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था। मुझे चाय पीने की ख्वाहिश हुई तो मैं नीचे उतरा। मेरे ऑफिस की बिल्डिंग के बगल में एक शानदार मॉल था। मुझे अपने लिए कुछ सामान भी खरीदना था। मैं मॉल के गेट के पास पहुंचा तो सिर्फ उस मॉल में एक रेस्टोरेंट खुला हुआ था जहां सिर्फ बिरयानी मिल रही थी। इतने बड़े मॉल में सिर्फ बिरयानी और बाकी दुकानें बंद थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने पास ही एक आदमी से पूछा, भाई साहब, यहाँ सब दुकानें बंद हैं, सिर्फ बिरयानी मिल रही है, आप यहाँ नया नया आए हैं क्या? जी सही फरमाया आपने, मैं कलकत्ता से कल ही आया हूँ। ये जो मलुआ है ना, वो पंकज भैया का है ना?
हाँ तो पंकज भैया इतना बड़ा मॉल सिर्फ बिरयानी बेचने के लिए बनवाए हैं क्या? अरे धुत, पंकज भैया तो जेल में है ना, इतना बड़ा दुकानदारी कौन संभालेगा? समझे समझे कि नहीं समझे? जी मैं समझ गया। दोपहर का वक्त हो गया था। मैंने सोचा दिन का खाना खाके ही वापस ऑफिस जाया जाए। मैंने अपने ऑफिस में पूछ लिया था यहाँ का सबसे मशहूर खाना क्या है। मेरे ऑफिस कोलिग्स ने लिट्टी चोखा के बारे में बताया। मैंने उनसे पता भी कर लिया था कि ये लिट्टी चोखा कहाँ सबसे अच्छा मिलता है। उस जगह पर पहुंचा तो बहुत सारे ठेले लगे हुए थे। मुझे फैसला करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि किस ठेले से खाया जाए। फिर मेरी नजर एक ठेले पर पड़ी जिसमें लिखा हुआ था स्पेशल लिट्टी चोखा, विनर्स फ्रॉम फिलीपींस, अमेरिका, लंदन, दुबई। मैंने दुकानदार से पूछा, भैया ये ठेले के ऊपर जो लिखा है, आप सचमुच ये सब जगह गए हैं ना यूं ही आपने लिखवा दिया? अरे नाना भैया, वहां का सब लोग यहाँ आए थे ना, और हमरा लिट्टी चोखा खा के बहुत खुश हो गए और बोले क्या आपका लिट्टी चोखा यहाँ सबसे अच्छा है। तो हम जीत गए ना सबसे। मैंने दिल ही दिल में कहा, वाह भाई वाह, क्या तरीका है खुद को विनर्स बताने का। खैर मैं वापस ऑफिस आ गया। मैं काम में बिजी था कि मेरे फोन की घंटी बजी। देखा तो बड़े भाई का फोन है। मैंने कहा, हेलो हेलो, सब ठीक है ना वहां? हाँ सब ठीक है, आप बताएं। अरे तुम्हें नट्टू बार बार फोन कर रहा था, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो उसका? नट्टू? उसका नंबर तो मेरे फोन में सेव नहीं है। अरे बाबा, आखिरी नंबर 435 होगा, एक दफा बात कर लो उससे। जैसे उसे पता चला कि तुम पटना आए हो वैसे ही तुमको फोन लगा दिया। लेकिन उसे पता कैसे चला कि मैं पटना में हूं? अरे बाबा, हमने ना फोन करके सब कुछ उसको बताया। हो सके तो एक दफा खाला के घर जरूर चले जाना, बहुत याद करती है हम लोगों को। अच्छा ठीक है, मैं मिल लूंगा। इसी दौरान कई मिस कॉल था एक ही नंबर से जिसका आखिरी नंबर 435 था। मैंने फोन वापस घुमाया तो वो नट्टू का ही नंबर था। उसकी आवाज में इतना जोश था कि मैंने उसे शाम के वक्त अपने होटल बुला लिया। एक नट्टू ही था जिसे मैं पहचानता था। वो अक्सर मेरे घर कलकत्ता में आया जाया करता था। ठीक शाम 6:30 बजे नट्टू मेरे होटल रूम में पहुंच गया। अंदर दाखिल होते ही उसने कहा, ई का भैया, आप होटल में रुके हैं? अरे आपको तो हमारा घर में उतरना चाहिए था भैया, वहीं से आते जाते ऑफिस हैं। हम ठीक बोल रहे हैं ना भैया? हैं? नहीं, असल में ऑफिस के काम से आया हूं और ऑफिस बिल्कुल पास ही है, तो इसीलिए यहाँ ठहरा हूं। भैया आप जल्दी से तैयार हो जाइए और घर चलिए, घर में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं घर में कौन कौन मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं तो किसी को ठीक से जानता भी नहीं था। मैंने सोचा अगर नहीं जाता हूं तो उसको खराब लगेगा और शायद मुझे लोग घमंडी भी समझ बैठे। सो मैं घर जाने के लिए राजी हो गया। मैं बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। उसी दौरान नट्टू के पास उसके घर से 2 बार कॉल भी आ गया। हर बार वो यही कहता कि ना अभी हम लोग निकले नहीं है ना, बस थोड़ा देर में निकलेंगे। मुझे भी अपने बड़े भाई और बहन की बातें याद आने लगी कि बड़े खुश इखलाक लोग हैं। पता नहीं क्या क्या इंतजाम कर रखे होंगे। अगर नहीं गया तो शायद सचमुच उन लोगों को बहुत बुरा लगेगा। और सही मानों में पराये शहर में अपने घर जैसा खाना कहाँ मिलता है। दावत का सोच सोचकर मेरे मुंह में भी पानी आने लगा। मैं अपने होश में उन लोगों के घर पहली बार जा रहा था। सोचा किसी भी हाल में वहां कमतर नहीं लगना चाहिए। मैंने होटल के नीचे से 400 की मिठाई ली और सोचा कि रास्ते से कुछ फल वगैरह भी ले लूंगा। मैंने नट्टू से पूछा, कैसे आए हो, बाइक से? नहीं भैया, ऑटो से। अरे हम बाइकवा तो कल ही खरीद ले भैया, मगर यहाँ पर ना
सब आपसे थोड़ा देर के लिए बाइक मांग के ले जाएगा और सारा सारा दिन अपना काम करेगा। इसीलिए तो हम बाइक पर नहीं ना ले रहे हैं, नहीं तो हम कल ही खरीद लेते। अच्छा अच्छा। अरे नट्टू, यहाँ तो अजीब हाल है। कल स्टेशन से आते वक्त ऑटो रिजर्व करने के बावजूद ऑटो ड्राइवर ने बीच रास्ते से पैसेंजर उठा लिया और पैसे भी पूरे लिए। अरे ससुरा का नाती, ऐसा किया? भैया उसका कुछ हुलिया हुलिया आपको याद आ रहा है? साला का टेटुआ दबा के अब पैसा वापस ले लेंगे हम। नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि फिर ऑटो रिजर्व करके जाऊंगा तो कहीं फिर पैसेंजर ना उठा ले। अरे काहे के लिए ऑटो बुक कीजिएगा? सुनिए भैया, आप ऑटो में बैठिएगा ना तो दोनों गुड़वा को सटा के नहीं बैठिएगा। अगर खाली जगह दिखेगा तो पैसेंजर घुसबे करेगा ना। ऐसा एकदम आराम से पैर फैला के बैठिएगा, खुदे कोई नहीं बैठेगा। समझा भैया? हाँ समझ गया, मैंने धीरे से कहा। शाम के 7:30 बज रहे थे। मैंने नट्टू से पूछा, कितना वक्त लगेगा घर पहुंचने में? अरे कुछ नहीं भैया, बस 10-15 मिनट लगेगा और क्या। ट्रैफिक इस कदर जाम था कि पूछिए मत। मुझे तो लग रहा था कि पटना के सारे ऑटो रिक्शा आज ही सड़क पर उतर गए हैं। पूछने पर पता चला कि सभी लोग बड़ा कोर्ट से वापस आ रहे हैं। मैंने नट्टू से हैरानी से पूछा, रात के 8 बजे कौन सा कोर्ट खुला होता है नट्टू? अरे भैया समझे नहीं ना, ये कोर्ट नहीं है भैया। कोर्ट का पीछे वाला रास्ता में उर्स हो रहा है भैया, उसी के लिए इतना जाम है। देखते देखते 8:30 बज गए। मैं ये सोच रहा था कि पता नहीं ठीक से बात करने के लिए भी वक्त मिल पाएगा कि नहीं। पता नहीं कब घर पहुंचूंगा। घर पहुंचते खाने में बैठना अच्छा भी नहीं लगता, फिर वापस भी आना है। मैंने नट्टू से फिर एक दफा कहा, नट्टू काफी वक्त लग रहा है, इसी तरह जाम रहता है क्या हमेशा? नहीं भैया, वो जब से ब्रिज का काम चल रहा है ना भैया, तब से बहुत ज्यादा जाम हो रहा है। ब्रिज का काम कब से चल रहा है? अरे 4-5 साल से चलता होगा और क्या। हर थोड़ा दिन के बाद काम रुक जाता है, फिर सब जनता जनार्दन गरियाते हैं नेता लोग को बढ़िया से। विधानसभा का सामने धरना देते हैं तो फिर काम शुरू हो जाता है। अच्छा, मैंने ठंडी आहें भरते हुए कहा, भैया एक बात बोले? बोलिए। यहाँ से ना भैया अब पैदल चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे घर। मैंने बिना सोचे हुए उसकी बात मान ली और ऑटो से उतरकर उसके साथ पैदल चलने लगा। 20 मिनट हो गए, हम लोग चलते ही जा रहे थे। घर का कोई अता पता नहीं, पता नहीं किस किस गली से होते हुए हम लोग सिर्फ चले जा रहे थे। और जिस गली में दाखिल होता, उस गली के किसी न किसी घर को दिखाता और फिर कुछ न कुछ कहना शुरू कर देता। वो सामने वाला मटकुटा देख रहे हैं ना भैया, वो मिंटू है ना हमारा छोटा भाई, उसका दोस्त का छोटी बहन का मम्मी ससुर का घर है भैया। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा था उसकी बकवास सुन सुनकर। मुझे एक भी गली साफ सुथरी नहीं दिखी। कहीं घर के पास कूड़े का अंबार दिखा तो कहीं गली में गंदा नाला का कादा बहते हुआ दिखा। चलते चलते अचानक मेरी नजर गोबर पर पड़ी। मैंने जैसे ही अपना पैर हटाया कि फौरन नट्टू ने मुझे अपनी तरफ खींचा और मेरा पूरा पैर गोबर में घुस गया। मेरा हाथ क्यों खींचा तुमने? मैंने गुस्से से कहा, हमको लगा भैया आप गोबर नहीं देखे हैं और उसी पर पैर रख देंगे। अरे उसी से तो बचाने के लिए आपको अपना तरफ हटाना था भैया, हमको क्या पता कि आप गोबर में ही पैर रख देंगे। चलिए कोई बात नहीं, सामने ही ट्यूबवेल है भैया, चलिए ना वही धो लीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। नट्टू के कारनामे जानने के लिए इसका दूसरा भाग सुनना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आपका अपना शकील अहमद।